हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि युवाओं के पास गुण है, शिक्षा है, काबिलियत है, हुनर है, पर उनके भविष्य पर सरकार कुंडली मारे बैठी है। उन्होंने ट्वीट किया कि HSSC के परिणाम क्यों नहीं निकाले जा रहे। सालों से युवा घर बैठे हैं पर कोई सुनवाई नहीं, कब होगा न्याय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि किसानों के लिए लाए 3 अध्यादेश उनकी आर्थिक आजादी में सहायक होंगे। मंडियां बिल्कुल भी बंद नहीं होंगी। किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा, चाहे वो धान की फसल हो या बाजरा हो, गेहूं की हो या सरसों की फसल हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसलों की सीधी बिक्री भी कर सकते हैं और इकट्ठे खरीद के लिए नियम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को बरगलाने वाले सावधान रहें, क्योंकि पुरानी व्यवस्था बंद नहीं हो रही है। झूठ बोलने वालों की डंके के चोट पर पोल खुलेगी। हरियाणा में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1881 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना केस की कुल संख्या 70,000 के पार हो गई है। 55,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए और 740 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 224 मामले सामने आए। सोनीपत में 190, फरीदाबाद में 150, पानीपत और पंचकूला में 128, सिरसा में 115, करनाल में 112 और हिसार में 111 नए मरीज सामने आए हैं। मोरथल में सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। खबर मिलते ही यहां हड़कंप मच गया है, क्योंकि यहां कम से कम हर रोज करीब 2 से 3 हजार लोग खाना बनाते हैं और इसके अलावा युवा पार्टियां भी करते हैं। सेल्फियां लेने के लिए युवा सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क लगाने तक के सभी नियम तोड़ते नजर आए। ढाबे पर काम करने बाहर से आए 65 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। किसी में कोई लक्षण नहीं होने के कारण उन सभी को घर में क्वारंटीन किया गया है। एहतियात के तौर पर ढाबे को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया और उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। फरीदाबाद के मॉडर्न BP पब्लिक स्कूल के छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इजाद किया है जो कि सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम है। ये कार्ड 2 लोगों के बीच 1 मीटर से कम दूरी होने पर अलर्ट कर देता है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए अलार्म चालू हो जाता है। इस डिवाइस को आरोग्य सेतु ऐप से लिंक किया गया है और पुलिस कमिश्नर OP सिंह ने बच्चों के डिवाइस बनाने को एक अच्छी पहल बताया है, उन्हें प्रोत्साहित किया है। इस डिवाइस को बनाने में प्रिंसिपल जितेंद्र परमार और टीचर नवीन जोशी ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल बनाया गया। इस अस्पताल में 500 बेड मौजूद रहेंगे। अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिले में कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल बनाया गया है। किसानों की समस्या पर विधायक गोपाल कांडा ने सीएम को ट्वीट किया। ट्वीट में कॉटन उत्पादक किसानों की मदद करने की मांग की, साथ ही कहा कि विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। सिरसा के नरमा कपास उत्पादक किसान इस वक्त संकट में। क्षेत्र के अज्ञात बीमारियों की चपेट में आने से नरमा और कपास की करीब 80% फसल खराब हो चुकी है। ऐसे में अब किसानों की आस सरकार से। किसानों ने सरकार से विशेष गिरदावरी करवाने की मांग की है। सिरसा विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा ने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाने की मांग उठाई। हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने भी सरकार से अविलंब राहत देने की मांग की। किसानों का कहना है कि इस बार फसल
बीमा का प्रीमियम बढ़ाया गया। कोरोना संकट की वजह से और प्रीमियम के चलते वो बीमा नहीं करवा सके और काफी किसान ऐसे हैं जिनकी फसल का बीमा नहीं। ऐसे में सरकार विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत देगी। टोहाना में नागरिक अस्पताल के 4 डॉक्टरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या 6 रह गई है। डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की कमी से हो रही परेशानी को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने सिविल सर्जन कार्यालय को सूचना भेज दी ताकि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। बताया जा रहा है कि जिन 4 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है उनका पीजी में दाखिला हो गया, जिसके चलते उन्होंने अस्पताल से इस्तीफा दिया। उगलाना के चमारखेड़ा गांव की बेटी पल्लवी न्याय की गुहार लगा रही। बता दें, पल्लवी ने 12वीं क्लास में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया। पल्लवी ने बताया कि उसके पिता 2.5 लाख रुपए लेकर गांव जा रहे थे। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने पिता को नशा देकर पैसे चुरा लिए और 28 जुलाई को उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके लिए उन्होंने हरियाणा पुलिस के डीजीपी और गृह मंत्री अनिल विज को भी शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की। पल्लवी का कहना है कि वो सरकार, गृह मंत्री और डीजीपी से निवेदन करती है कि हिसार पुलिस को तुरंत प्रभाव से इस मामले को हल कर उनकी रिकवरी करने के आदेश दिए जाएं। मुरथल में सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। खबर मिलते ही यहां हड़कंप मच गया, क्योंकि यहां कम से कम हर रोज करीबन 2 से 3 हजार लोग आते हैं। इसके अतिरिक्त यहां युवा पार्टियां करते हैं, सेल्फियां लेते हैं। इन सभी के चलते वो सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क लगाने तक के सभी रूल्स तोड़ते नजर आए। हरियाणा सरकार ने पानीपत नगर के क्षेत्र में ठोस कूड़ा प्रबंधन का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दे रखा है। कंपनी के कर्मचारी जितना कूड़ा उठाकर लाते हैं उसका वजन करने के बाद उन्हें डंप किया जाता है। कंपनी को उस वजन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि फरवरी 2018 से जुलाई 2020 तक इस कंपनी को पानीपत नगर निगम ने 36 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया है। आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तों के मुताबिक एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित की जानी थी, जिनकी देखरेख में प्रोजेक्ट चलना था। सरकार या नगर निगम आज तक इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को गठित नहीं कर पाई है, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए कूड़ा निस्तारण कंपनी को दे दिए गए। ऐसे में उन्होंने इस पर घोटाले तक के आरोप लगाए। हालांकि अभी तक कंपनी या नगर निगम ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने अधिकारियों को कहा कि आने वाले धान की कटाई के मौसम के मद्देनजर पराली जलाने के जीरो बर्निंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए कृषि से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। गुरुग्राम पुलिस ने फरूखनगर इलाके के मंदिर में लूटपाट करने और मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम पुलिस को शिकायत मिली थी कि फरूखनगर के हरिनगर डूमा गांव में शिव मंदिर में कुछ अज्ञात युवकों ने मंदिर के पुजारी पर हमला कर दिया, जिसमें पुजारी समेत अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई। वहीं इस दौरान आरोपियों ने मंदिर में रखी 28,000 रुपए की नकदी, कुछ मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और एक गाड़ी के अलावा पुजारी की पत्नी के कान के कुंडल लूटकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की बात कही है। नूह के गांव रोहिंगा कला में गौ हत्या और गौ तस्करी को रोकने के लिए पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में गोवंश को बचाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। पंचायत ने फैसला किया कि गांव में गौ हत्या और गौ तस्करी में दोषी पाए जाने पर 51,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और गौ तस्करों को खुद गांव वाले पुलिस के हवाले करेंगे। पंचायत के फैसले को कठोरता से लागू करने और निगरानी रखने के लिए गांव के हर मोहल्ले और जाति से 30 युवाओं की टीम का गठन किया गया। गौरतलब है कि गांव लोहिंगा कला में गो हत्यारों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने गांव के निर्दोष लोगों के साथ मारपीट की थी। पंचायत ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। आज से आईजीयू मीरपुर से संबंधित कॉलेजों में एग्जाम की शुरुआत हो चुकी है। जिले के 22,844 छात्र आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा देंगे, जिसके लिए जिले में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना को देखते हुए परीक्षा केंद्र में बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी तैयारियां कर ली गई है, जिसके चलते कमरे में सिर्फ 15 छात्र ही बैठ सकेंगे और वहीं जो कोरोना पॉजिटिव हैं उन छात्रों को मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
हरियाणा के 60% से अधिक बिजली उपभोक्ता बिजली बिलों की अदायगी के लिए ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल की अदायगी में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया, जिसके तहत बिजली उपभोक्ता अब से डाकघरों में भी बिजली बिल जमा कर सकते हैं। सुविधा मंगलवार से शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग से सरकार ने इस संदर्भ में बातचीत की थी, जिसके लिए निर्णय हुआ कि अब बिजली उपभोक्ता डाकघर की शाखा में भी अपने बिजली बिल जमा करा सकते हैं। हरियाणा में डाकघर की 2964 शाखाएं हैं, जिनमें से 2180 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। पांच महीने के इंतजार के बाद डीएमआरसी ने ऐलान किया कि मेट्रो की सेवाओं की बहाली 7 सितंबर से शुरू की जाएगी। मेट्रो 3 स्टेज में चालू की जाएगी। पहले स्टेज की शुरुआत 7 सितंबर से होगी। प्रारंभिक शुरुआत में मेट्रो की सुविधाएं लोगों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, उसके बाद 4 से रात 8 बजे तक दी जाएगी। सिर्फ स्मार्ट कार्ड धारकों को मेट्रो में सफर की अनुमति दी गई है। वहीं जहां पहले हर स्टेशन पर मेट्रो 2.5 मिनट रुकती थी, अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया है, ताकि भीड़ और धक्का मुक्की की स्थिति से बचा जा सके। जिन स्टेशनों पर कंटेनमेंट जोन पड़ते हैं, उन स्टेशनों पर मेट्रो नहीं रोकी जाएगी। मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाई गई गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा, और वहीं पालन न करने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। कई दिनों से बढ़े हुए सब्जी के दामों ने लोगों की कमर तोड़ दी है, तो वहीं रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। वहीं अब दालों के रेटों में भी बढ़ोतरी हो गई है। लोगों ने जहां सब्जी के विकल्प के रूप में दालों को अपनाया, तो वहीं दालें भी उनकी रसोई का बजट बिगाड़ रही हैं। गोहाना में बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी टीचरों ने पीटीआई एग्जाम को रद्द करने की मांग की। साथ ही पीटीआई भर्ती के लिए करवाए गए टेस्ट पर सवाल उठाते हुए सरकार पर अपने चहेतों को नौकरी देने का आरोप लगाया। पीटीआई टीचरों ने कहा कि 23 अगस्त को हुए स्टाफ सिलेक्शन के पेपर के दौरान पहले ही पेपर लीक मिले, जिसमें सरकार के कई अधिकारियों को मिले बगैर प्रदर्शनकारी टीचरों ने पेपर कैंसिल कर पेपर आउट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1983 पीटीआई का भविष्य अधर में लटक गया है। उन सभी को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया। पूरे हरियाणा में 1983 पीटीआई बेरोजगार हो गए। फैसले को आए तकरीबन 81 दिन बीत चुके हैं और उसी दिन से लगातार पीटीआई टीचर्स का धरना जारी है। कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की महिलाओं ने जिला स्तर पर कैथल के लोगों सचिवालय में रोष मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के नेताओं का कहना है कि पिछले 5 महीने से हमें वेतन नहीं मिल रहा है। पानीपत स्काईलॉर्क में गुरुवार को टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश सचिव ने सरकार को बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। साथ ही सरकार पर 47 कॉम्प्लेक्स अपने चहेतों को देने का आरोप भी लगाया। झज्जर के गवालीसन गांव में जलभराव की समस्या से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि जिस ड्रेन के जरिए पानी निकलता है, उस ड्रेन पर रसूखदारों ने अवैध कब्जा किया है, जिसके चलते खेतों का पानी निकालने में बहुत समस्या आ रही है। किसानों ने बताया कि जब भी वो अधिकारियों से पानी निकालने की बात करते हैं, तो अधिकारी उन्हें खराब मोटर दे देते हैं। तो वहीं किसानों का यह भी कहना है कि जब अधिकारियों से अवैध कब्जा हटवाने की बात की जाती है, तो उन्हें समस्या के समाधान की बात कही जाती है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। फतेहाबाद में गुरुवार को अचानक मौसम ने करवट बदल ली, जहां एक और तेज हवाओं के साथ बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिले थे।
फतेहाबाद में तेज बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। शहर के चौराहों पर भी जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि जल निकासी की समस्या फतेहाबाद में लगातार बनी हुई है, जिसके चलते हर बरसात में लोगों को परेशानी होती है। रेवाड़ी जिले का एमटी इन दिनों प्रशासन की लापरवाही का शिकार है। यहां की सड़कों की हालत पूरी तरह से खस्ता बनी हुई है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बावलकोट औद्योगिक क्षेत्र में 4 फेस हैं, जिनमें करीब 500 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। लेकिन यहाँ के फेज 1 की सड़कों की हालत बद से बदतर हो रही है। सड़कें टूटी होने की वजह से यहाँ पानी भरा रहता है, जिसके चलते कई बार यहाँ हादसे हो चुके हैं। इसके समाधान के लिए कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। करनाल में 313 राइस मिलों ने प्रदेश सरकार के जरिए केंद्र सरकार का धान लिया था, जिसका 67% चावल 30 जून तक वापस करना था, जिसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने दूसरी बार राइस मिलर्स को 31 अगस्त तक का वक्त दिया था। लेकिन बावजूद इसके 7 राइस मिलर्स पर 18,500 मीट्रिक टन चावल बकाया रह गया है। बता दें कि 5 राइस मिलों की संपत्तियां पहले से ही विभाग ने अटैच की हुई हैं, जिसमें विभाग अटैच संपत्ति की नीलामी कर बकाया चावल की कीमत वसूल करने की कार्रवाई कर सकता है। कोसली के गोठड़ा टप्पा गांव में 2 साल से जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से वाटर वर्क्स का निर्माण चल रहा है, लेकिन घटिया निर्माण सामग्री के कारण बनने से पहले ही वाटर वर्क्स में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। बता दें कि सरकार की ओर से 1.5 करोड़ के टेंडर होने थे, लेकिन ठेकेदार ने शॉर्ट टेंडर में 1 करोड़ का काम शुरू कर दिया, जिसमें घटिया सामग्री लगाने पर गांव के सरपंच ने 2 बार काम बंद भी करवाया, लेकिन दोनों बार विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते काम शुरू हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस काम में मानकों के अनुरूप ना तो सरिया लगाया जा रहा है, ना ही मसाला लगाया जा रहा है, जिसके चलते वाटर वर्क पूरा होने से पहले ही जगह जगह दरारें आनी शुरू हो गई हैं। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी इलाके में स्टेट क्राइम हेल्पलाइन की टीम ने छापेमारी करते हुए बाल मजदूरी कर रहे 7 बच्चों को मुक्त कराया। बच्चे पर्वतीय कॉलोनी इलाके में एक वर्कशॉप में काम कर रहे थे, जिसकी सूचना स्टेट क्राइम चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को मिली थी, जिसके बाद टीम ने छापेमारी कर बच्चों को बाल मजदूरी करते मुक्त कराया। फिलहाल स्थानीय पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।